आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बेस्ड है हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स मतलब शाकनाशी। जो हर्ब्स हमने यूज करनी है किसी भी वीड को जलाने के लिए, अलग अलग टाइप की हर्ब्स हम यूज करेंगे, हर्बिसाइड्स का यूज करेंगे। जैसे कि 2,4-D है। 2,4-D है वो एक चौड़ी पत्तीदार जो खरपतवार या मतलब ब्रॉड लीव्स वीड्स मिलेंगी उन्हीं को जला पाएगी। मतलब डाइकोटिलीडन्स को जलाएगी, मोनोकोटिलीडन को कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो इस हर्बिसाइड्स का जो स्प्रे हम करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? मोनोकोटिलीडन क्रॉप्स के ऊपर करेंगे, ताकि सर उसमें कोई भी डाइकोटिलीडन अगर कोई खरपतवार या वीड है उसको जला दे। इसे इस तरह से हम बहुत सारी हर्बिसाइड्स को पढ़ने वाले हैं, शाकनाशी को पढ़ने वाले हैं। फिर किस फसल में उसका यूज किया जाए ये पढ़ेंगे, और कितनी मात्रा में उसका यूज किया जाए, और किस समय, वो बुआई से पहले, बुआई के बाद, कितने दिन के बाद, ऐसा सब पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम हर्बिसाइड, शाकनाशी, किस क्रॉप में उसका यूज होगा, फसलों में उपयोग, और उसकी कितनी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कितनी किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज होगी वो देखेंगे, और किस टाइम उसको यूज किया जाए, किस समय पर उसको यूज किया जाएगा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हर्बिसाइड्स यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और उस एक क्वेश्चन के लिए आज हम ये 30 या 40 मिनट का जो भी लेक्चर है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? हर्बिसाइड्स। क्या है भाई? हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स है। हर्बिसाइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं रे? शाकनाशी। ठीक है सर, शाकनाशी। तो पढ़ाओ इनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2,4-D। 2,4-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड इथाइल एस्टर के नाम से जाना जाता है। ये गेहूं, वीट में यूज किया जाता है। ब्रॉड लीव्स जो होती है खरपतवार, मतलब जो चौड़ी पत्तेदार खरपतवार है उनको जलाने में हेल्प करता है। और इसकी कितनी क्वांटिटी सर यूज करनी चाहिए हमें पर हेक्टेयर? आधा किलो भाई, हाफ के जी। हाफ के जी लिखा, 0.50 मतलब हाफ के जी पर हेक्टेयर इसका यूज करना चाहिए। और इसको कब यूज करना चाहिए? सोइंग से 30 to 35 डेज के आफ्टर। सोइंग के 30 या 35 दिन के बाद इसको यूज करना चाहिए। 2,4-D को चौड़ी पत्तेदार जो वीड्स होती है उनको जलाने में यूज होती है। गेहूं जैसी फसलों में इसको यूज किया जाता है। हाफ के जी पर हेक्टेयर इसका यूज होगा। 30 से 35 दिन के बाद बुआई से इसको यूज करना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट, एल्क्लोर। एल्क्लोर सोयाबीन और मक्का के जो खेती है उनमें यूज किया जाता है। ये 2 से 2.5 kg पर हेक्टेयर यूज होगा। और रोपण से 3 या 7 दिन के में 3 या 7 दिन हो जाएंगे ना बुआई करने के बाद, उसके बाद यूज किया जाएगा। एट्राजीन। एट्राजीन मक्का और गन्ना में यूज होता है सर। ये हाफ के जी यूज होता है अंकुरण से पूर्व। अंकुरण से पूर्व मतलब बुआई के बाद और इमरजेंस से पहले। अंकुरण से पहले, बुआई के बाद और इमरजेंस से पहले। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है? सोविंग से के तो आफ्टर दी सोविंग एंड बिफोर दी इमरजेंस। ठीक है सर। ब्यूटाक्लोर का यूज कहाँ होता है सर? ब्यूटाक्लोर धान में, धान की जो खेती है अपनी पेडी उसमें यूज किया जाता है। 1 से आधा किलो, या तो 1 kg या 1.5 kg, सॉरी 1.5 kg, 1.5 kg। रोपण से 3 या 7 दिन में इसका यूज होता है। क्लोरोमाजीन। क्लोरोमाजीन सर सोयाबीन में यूज होता है। ये 1 से 1.5 किलो तक अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पहले मतलब इमरजेंस के पहले यूज किया जाएगा और बुआई के बाद यूज होता है। डायूरोन का सर कपास में यूज होता है। डायूरोन का ये हाफ के जी से 1.5 kg यूज होता है अंकुरण से पूर्व, मतलब इमरजेंसी जो सीड अंकुरित होने से पहले किया जाएगा। फ्लोरोप्रोरेलिन का यूज सर तिलहन और दलहन में किया जाता है, दालों में और तिलों में किया जाता है। ये 750 ग्राम से लेकर 1 kg तक हो सकता है। बुआई से पूर्व मृदा में मिला दिया जाता है, मतलब जो बिजाई की जाती है ना उससे पहले इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार की जो वीड है वो पनपे ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है सभी को? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए नेक्स्ट, तो हम कहां पे पहुंच गए? ग्लाइकोफोस्फेट। ग्लाइकोफोस्फेट जो है, नहीं, हाँ ग्लाइकोफोस्फेट में पहुंच गए। ग्लाइकोफोस्फेट अकृषिगत क्षेत्र, मतलब जिसमें अभी तक बिजाई नहीं की गई है, कुल वनस्पति नष्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब बुआई से पहले जो खेत है उसमें बहुत सारा वीड है, उसको जलाने के लिए पूरी तरह से यूज किया जाएगा। ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। ये पूरी तरह की कोई भी हर्ब इसके सामने आएंगी उन्हीं को जला देगा। पूरा जो खेत है उसको साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। और इसको घोल के रूप में यूज किया जाता है, एक सॉल्यूशन के रूप में 0.3% का जो सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसका यूज किया जाता है। ये जो खरपतवार अंकुरण उपरांत, मतलब खरपतवार है जो वीड है वो अंकुरित इमरजेंस हो चुका है, उसका जो सीडलिंग है वो बाहर आ चुका है उस दौरान, ताकि वो छोटी छोटी खरपतवार को ही खत्म कर देगा। ठीक है भाई। माची
थ्रेपेयर, एमजी थ्रेपेयर का यूज सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और मूंग में किया जाता है। ये 0.1 केजी यूज होता है, 0.1 केजी। बुआई से 15 या 20 दिन बाद तक इसका यूज होता है, बुआई से 15-20 दिन बाद इसका यूज करते हैं। आइसोप्रोटोन को गेहूं में यूज किया जाता है घासीय खरपतवार को नष्ट करने के लिए। घासीय मतलब मोनोकोट। देखो भाई ये अलग अलग है, एक तो ऊपर आया था वो तो करता था चौड़ी पत्तेदार सब्जी, ये डाइकोट होता है। चौड़ी पत्तेदार खरपतवार का मतलब है डाइकोट, डाइकोटिलेडन प्लांट्स जो वीड है उनको खत्म करता था। और जो ये है आइसोप्रोट्यूरॉन, ये गेहूं के अंदर ये यूज होता है। 2,4-D वो भी गेहूं के अंदर यूज होता है, परंतु ये मोनोकोट की जो खरपतवार है उनको जलाता है, जो लंबी पत्तेदार सब जो वीड होती हैं, और ये चौड़ी पत्तेदार को जलाता है डाइकोट को। समझ में आ गया। ये 750 ग्राम से लेकर 1 केजी तक यूज किया जाता है। बुआई से 30 या 35 दिन के बाद ही इसका यूज करते हैं, और बुआई से 30 या 35 दिन के बाद ही उसका भी यूज किया था, किसका? 2,4-D का, बिल्कुल सेम। वो हाफ केजी में काम चल रहा था, यहाँ 750 ग्राम से 1 केजी तक यूज किया जाएगा। वो ब्रॉड लीव्स को जलाता था, ये नैरो जो लीव्स है पतले पत्तेदार है वीड्स उनको जलाएगा। यहाँ तक समझ में आया भी सभी को? तो ये हमने क्या पढ़े हैं, कुछ शाकनाशी जो किन किन फसलों में यूज होते हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज होते हैं, किस समय इनको यूज किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें हर टाइम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है? नेक्स्ट स्लाइड बता रही है अब कुछ और हैं जिनका यूज हम करते हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं, इन पे भी चर्चाएं कर लें। इंपॉर्टेंट है ये पूरा टेबल, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, देखते रहे। मेटा अल्कलॉर तिलहन और दलहन में किया जाता है सर। 750 ग्राम से लेकर 1 केजी तक इसका यूज होगा। अंकुरण से पूर्व ही इसका यूज किया जाता है। मेट्रीब्यूजिन सोयाबीन और टमाटर में इसका यूज होता है। 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम इसका यूज होता है। अंकुरण से पूर्व भी यूज होता है। बुआई के 15 या 20 दिन के बाद यूज करें, या तो अंकुरण से पूर्व इसका यूज किया जाएगा, पहले यूज किया जाएगा, या फिर बुआई के 15 या 20 दिन बाद तक यूज किया जाता है। मेटसल्फिरॉन गेहूं की चौड़ी पत्तेदार खरपतवार, जैसे कि 2,4-D काम करता था ना, 2,4-D वैसा ये बिल्कुल काम करता है, पर इसका यूज जो है वो ना के बराबर ही है भाई, बहुत ही 0.002 से लेके 0.004, मतलब 20 to 40 ग्राम ही यूज होता है, ना के बराबर ही यूज होता है। अरे समझ में आया? 2 से 4 ग्राम ही यूज होता है। बुआई से 30 या 35 दिन के बाद इसका यूज किया जाता है। ये ज्यादा इफेक्टिव है, मेटसल्फिरॉन है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। बुआई से 30 या 35 दिन के बाद इसका यूज किया जाता है, जब खरपतवार उग रही होती है उनको जलाने में ये यूज होता है। ऑक्सीफ्लोरोफिन आलू की जो है पोटैटो, उसमें यूज होता है। 0.15 मतलब 150 ग्राम अंकुरण से पूर्व इसका यूज किया जाता है। ठीक है सर। पैराक्वेट का अंकुर अकृषिगत क्षेत्र में और वनस्पति को पूरी तरह से नष्ट करने में रिज्का जैसे में यूज किया जाता है। 0.1 से 0.2% एक सोल्यूबल घोल तैयार किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। खरपतवार अंकुरण उपरांत अंकुरित हो जाए, खरपतवार थोड़ी थोड़ी बाहर निकल जाए, वीड उनको जलाने में ये यूज होता है। पेंडेमेथिलीन तिलहन, दलहन और मसाले वाली फसलों में, मतलब क्या कह रहा है ऑयली होगी, पल्जीज होगी, और जो स्पाइसेस होती हैं उन फसलों में और कॉटन में इसका यूज किया जाता है। 750 ग्राम से लेके 1 केजी तक इसका यूज होता है। अंकुरण से पूर्व ये भी यूज किया जाता है, बीज सीडलिंग बाहर आने से पहले इसका यूज किया जाता है। सल्फोसल्फ्यूरॉन गेहूं में घासीय खरपतवार मतलब मोनोकोट्स को जलाने में इसका यूज होता है, मोनोकोट के लिए इसका यूज होता है। और ये 0.025 से 0.030 यूज की जाती है। बुआई से 30 या 35 दिन के बाद इसका यूज होता है। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? तो ये दोनों स्लाइड जो मैंने पढ़ाई, ये पूरी एक टेबल तैयार होगी, और इसमें कम से कम हमने 25 या 30 जो भी है हर्बिसाइड्स के नाम याद किए, कौन सी फसल में उसको यूज किया जाता है, कितने ग्राम या कितने केजी में उसका यूज पर हेक्टेयर होता है, और वो कब यूज की जाती है, किस टाइम में उसको यूज किया जाए, ये सारी बातें हमने पढ़ी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उसको कवर करना भी तुम सभी को। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है देखिए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है हर्बिसाइड्स की एक टेबल है, और इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखो भाई क्या क्या दिया गया है इसके अंदर। हर्बिसाइड की जो टेबल है ये पूरा डिटेल दिया गया है, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्या है, और इसी को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देखो हर्बिसाइड्स जितने भी हैं वो 2 तरह के होते हैं भाई, शाकनाशी वो 2 तरह के सर, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव वो होते हैं जो चुनकर मारते हैं किसी किसी को, मतलब इस वीड को ही मारेगा, मोनोकोट को, डाइकोट को, या
इस टाइप की फसल को जलाएगा, दूसरी को नहीं जलाएगा, ऐसा होता है सिलेक्टिव। और नॉन सिलेक्टिव वो होता है जो कोई भी किसी पे भी छिड़क दिया जाए उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा, उसको ये कोई मतलब नहीं ये मोनोकोट डाइकोट, वो हर प्रकार को की फसल, हर प्रकार के वीड को जलाने में जो सक्रिय है वो है नॉन सिलेक्टिव, और जो चुन के चूज करके सिलेक्ट करके मारे उसको सिलेक्टिव कहते हैं। अब सिलेक्टिव है वो आगे दो तरह का है, सिलेक्टिव के टाइप है ये दोनों। सिलेक्टिव के टाइप है फोलिएज एक्टिव, अप्लाइड एक्टिव और सॉइल अप्लाइड रूट एक्टिव। देखो फोलिएज होता है पर्ण, पर्ण जो पत्तों पे पत्ते सक्रिय, फोलिएज होता है पर्ण सक्रिय जो हर शाकनाशी, और सॉइल अप्लाइड मतलब मृदा सक्रिय, मृदा सक्रिय या जड़ सक्रिय शाकनाशी। अब देखो ये जो फोलिएज है जो पत्तों पे काम करने वाला, ये भी आगे फिर दो प्रकार का है। ये आगे दो प्रकार कौन कौन से सर? एक तो ट्रांसलोकेटेड है जिसको सिस्टमेटिक कहते हैं, और दूसरा कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है स्पर्श के द्वारा जो पत्ते को जलाने की हेल्प करे। मतलब जैसे मान लो हमारे पास कोई प्लांट है और उस प्लांट के लीफ का इतना इतना हिस्सा उसके कांटेक्ट में आता है, तो इस चीज को जला देगा, बाकी किसी को कुछ नहीं कहेगा, सिलेक्ट करके जलाता है, इसको कहते हैं कांटेक्ट। और कांटेक्ट में जो हर्बिसाइड्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोपेनिल, ब्रोमोक्सिलिन और डिनोसेब, एट्राजिन, ये सब क्या है? कांटेक्ट के थ्रू फोलिएज लीफ को जलाने वाली, और जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां। ट्रांसलोकेटेड होती है स्थानांतरण और सिस्टमैटिक। ये क्या होती है? मान लो किसी भी पार्ट पे, पूरे प्लांट के कहीं भी छोटे से हिस्से पे भी अगर कांटेक्ट हो गया तो पूरे में स्थानांतरित हो जाए, ट्रांसलोकेट हो जाए, पूरे पौधे को जला देगा। इसको कहते हैं ट्रांसलोकेटेड फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड, ट्रांसलोकेटेड फोलिएज एक्टिव सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल है 2,4-D, MCPA, 2,4-DB, 2,4-5T। ये सारी क्या है? ट्रांसलोकेटेड, एक पार्ट में भी गिर गई तो पूरे पौधे को जलाने की एबिलिटी रखते हैं। और नेक्स्ट सॉइल अप्लाइड, सॉइल सिलेक्टिव ही है ये, बस सेलेक्ट करके जलाती हैं। सॉइल अप्लाइड, सॉइल में डाल दिया जाएगा इसको, और जड़ों से होता हुआ ये पूरे में फैलेगा या नहीं फैलेगा वो देखते हैं। एक तो था मोबाइल, मोबाइल मतलब एक पार्ट में चला गया तो वहां से चलता हुआ सभी को, पूरे पार्ट को जला देगा, ऐसे को कहते हैं मोबाइल इन प्लांट। नॉन मोबाइल जो आगे चलेगा नहीं, बस वहीं पर रहेगा, जड़ जड़ को खत्म करेगा, सिर्फ रूट को खत्म करेगा, वो तो नॉन मोबाइल हो गया। और रूट से होता हुआ पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेटेड हो जाए उसको कहते हैं क्या? मोबाइल इन प्लांट। एट्राजिन, डायूरोन, एल्कलोर और एनिलॉफ्स, ये सारी क्या है? मोबाइल वाले, सॉइल में अप्लाई किए जाते हैं और मोबाइल होते हैं, पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेटेड हो जाते हैं। नॉन मोबाइल वाले सिर्फ रूट को जलाने वाले, नाइट्रोफिन, ट्राइफ्लुरेलिन, एंडोथाल, ये सारे क्या है? नॉन मोबाइल वाले। और ये सारे सिलेक्टिव हमने पढ़ लिए हैं। सिलेक्टिव के बाद अब नॉन सिलेक्टिव की बात आती है। अब नॉन सिलेक्टिव का यहां मैं ऐसे एरो ले आता हूं, और ये नॉन सिलेक्टिव के टाइप है भाई दोनों। एक तो इसमें भी फोलिएज एक्टिव और सॉइल एक्टिव, सॉइल अप्लाइड और फोलिएज। नॉन सिलेक्टिव के भी दो टाइप है। फोलिएज मतलब जो पर्ण, लीफ सक्रिय, पत्र सक्रिय नॉन सिलेक्टिव वीड है, और एक है मृदा सक्रिय है। ठीक है, इसमें भी कॉन्टैक्ट वाला वैसा ही सेम, कॉन्टैक्ट मतलब स्पर्श के थ्रू थोड़ा सा जिस पार्ट को टच करेगा उसको खत्म करेगा, बाकी को नहीं। ट्रांसलोकेटेड मतलब पूरे में फैल के उसको जलाने की कोशिश करेगा। अब इसमें जो कॉन्टैक्ट है, इसमें पैराक्वेट है, डायक्वेट है, ग्लूफोसिनेट है ये देखो। और यहाँ पे जो ट्रांसलोकेट स्थानांतरित है उसमें ग्लाइफोसेट है, ये ग्लूफोसिनेट है, और ये ग्लाइफोसेट है। ठीक है, 2,4,5T भी है इसमें, डेलाकॉन भी इसी में आता है, एमिट्रॉल भी इसी में आता है, ट्रांसलोकेटेड और नॉन सिलेक्टिव में आते हैं। ठीक है, अब सोइल पे जो अप्लाई होने वाले हैं उसके भी चार टाइप है। सोइल पे जो अप्लाई किए जाते हैं, रेजिडुअल, नॉन रेजिडुअल, फ्यूमिगेंट और परमानेंट सॉइल स्टेरिलाइजर। तो अब हम इनको पढ़ने वाले हैं, देखना इनको मैं क्लियर कर दूं और आगे बढ़ता हूं, इनको भी कवर कर देते हैं। देखिए जो अब हमने क्या देखा, सॉइल अप्लाइड नॉन सिलेक्टिव में सॉइल अप्लाइड है, उसके अंदर नॉन सिलेक्टिव में जो सॉइल अप्लाइड है उसके जो चार टाइप हैं वो कौन कौन से हैं? नॉन सिलेक्टिव में सॉइल अप्लाइड वाले के चार टाइप कौन कौन से भाई? पहला रेजिडुअल है सर, फिर नॉन रेजिडुअल है, फिर फ्यूमिगेंट है, और फिर परमानेंट सॉइल स्टेरिलाइजर है। ठीक है, पूर्णतः जो मृदा को क्या कर दे? निर्जीव कर दे, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई भी वनस्पति को ना उगने दे, उसको परमानेंट सॉइल फर्टिलाइजर कहते हैं। फ्यूमिगेंट जिसमें से धुआं निकलता है, जिसको कवर कर दिया जाता है, पूरे
जो फील्ड है उसको, और उसमें धुआं निकलने से वो जो भी वीड है उनको जला देगा, इसको कहते हैं फ्यूमिगेंट। और नॉन रेजिडुअल जिसका कोई भी हिस्सा मिट्टी में रहे ना बाद में, और ये 4 से 5 हफ्ते तक उसका इफेक्ट सोइल के अंदर रहता है, उनको रेजिडुअल कहते हैं। जिनका कोई इफेक्ट नहीं रहता नॉन रेजिडुअल कहते हैं। जो धुएं के थ्रू वोलेटाइल नेचर का है, वाष्पित होकर पूरे खेत में फील्ड में फैलता है और उनको जला देता है वीड को। इसका 16 वीक तक ये स्टरलाइज कर देता है टेम्परेरीली उस सॉइल को। 16 वीक तक उसमें कुछ नहीं उगता, उसके बाद उगना स्टार्ट होता है और वहां पे फर्टिलाइज इसका जो इफेक्ट होता है हर्बिसाइड का, जिसकी वजह से सारे जो क्या है वीड है वो जल जाएंगे। और परमानेंट स्टरलाइज, जिस खेती को हमें भूमि को खेती के लिए यूज नहीं करना और उसको परमानेंटली उसमें वीड को खत्म करना, तो ये वाले हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब रेजिडुअल है वो 2 to 4 वीक तक इसका इफेक्ट रहता है, 2,4-D और ईपीटीसी इसका एग्जांपल है। नॉन रेजिडुअल जिनका कोई इफेक्ट नहीं रहता सोइल के अंदर, डीएसएमए, पैराक्वेट, एमिट्रॉल और डाइक्वेट, ये एग्जांपल है। फ्यूमिगेंट जो धुएं के थ्रू फैलते हैं, टेम्परेरीली सोइल को स्टरलाइज कर देते हैं, निर्जीव बना देते हैं, अप टू 16 वीक तक इसका इफेक्ट रहता है। इसका एग्जांपल है मेथाम और डेजोमेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है परमानेंट सोइल स्टरलाइजर है एट्राजीन, ब्रोमोक्सिल और ब्योरेट और आर्सेनिकल। ये सारे किसके एग्जांपल है? परमानेंट सोइल को स्टरलाइज बनाने वाले हर्बिसाइड्स के एग्जांपल हैं। इस तरह से हमने एक बहुत बड़ी टेबल देखी जो कि किससे रिलेटेड थी? हर्बिसाइड्स से रिलेटेड थी, हर टाइप के हर्बिसाइड्स। अब इनको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं सभी को पूरा डिटेल में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया देखिए भाई, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड। एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड मतलब किस तरह से अप्लाई किया जाए किसी हर्बिसाइड को, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कहां यूज करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, उस बात पे कुछ चर्चाएं हो जाए। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स में सबसे पहले आता है सोइल एक्टिव हर्बिसाइड, जो मिट्टी में मृदा सक्रिय शाकनाशी, मृदा सक्रिय। और इसके कुछ एग्जांपल याद कर लेंगे, सिमाजिन, एल्कलोर, ट्राइफ्लोरेलिन और ईपीटीसी। ये सारे किसके हैं? जो मिट्टी में शाकनाशी होते हैं, मिट्टी में यूज किए जाते हैं। टाइप ऑफ सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड्स के टाइप हैं सरफेस एप्लीकेंट, मतलब जो सरफेस पे सिर्फ मृदा के ऊपर जिसका छिड़काव किया जाए उसको कहते हैं सरफेस एप्लीकेशन। और सब सरफेस लेयर्ड, मतलब जो मिट्टी की कुछ थोड़ी सी लेयर के अंदर तक जाके इफेक्ट अपना दिखाए उसको सब सरफेस लेयरिंग कहते हैं। और बैंड एप्लीकेशन का मतलब जो नालियां बनाई जाती हैं, बैंड्स बनाए जाते हैं मिट्टी के, उनके ऊपर जो यूज होगा उसको बैंड एप्लीकेशन कहते हैं। सॉइल फ्यूमिगेंट्स का मतलब होता है धुआं वाष्पित होके वोलेटाइल नेचर का हो, जो क्या हो? वोलेटाइल नेचर का हो, वाष्पित होकर पूरी तरह से फैले और वीड को खत्म करे, उसको सॉइल फ्यूमिगेंट कहते हैं। पूरी मिट्टी पे फैला दिया जाता है और वो वाष्पित होगा, उसमें से धुआं उठेगा और वीड को खत्म करता चला जाएगा। इसका इफेक्ट लगभग 16 वीक तक रहता है। हर्बिगेशन ये इंपॉर्टेंट है भाई। हर्बिगेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि पेडी के फील्ड में इसका मेनली यूज करते हैं। पेडी के फील्ड में क्या करते हैं? जैसे ही पानी हमारे खेत है और खेत में पानी यहाँ से जा रहा होता है, इसमें हर्ब्स को मिला दिया, हर्बिसाइड को मिला दिया जाता है और ये पूरे खेत में पानी के साथ साथ फैलता रहता है और उनकी जड़ों में फैल जाता है। और सोइल के अंदर मिलकर जो भी शाकनाशी, जो भी हर्ब हमारे खेत में उगी वीड, उनको जला देता है। इसको हर्बिगेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? फर्टिलाइजर होते हैं, उनको पानी में डाल दिया जाए और वो पूरे खेत में फैल जाए तो वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ऐसे ही हर्ब्स को जलाने के लिए हर्बिसाइड डाल दिया जाए, उसको हर्बिगेशन कहते हैं। अरे कोई डाउट है इसमें? नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सोइल एक्टिव हर्बिसाइड्स थे। मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोलिएज एक्टिव, पर्ण सक्रिय शाकनाशी, पर्ण सक्रिय पत्तों को जलाने वाले। इसमें 2,4,5-D आ गया, पैराक्वेट आ गया, डाइक्वेट आ गया, एमसीटीपी आ गया, एमिट्रोल आ गया, हर्बिसाइडल ऑयल आ गया। और एग्जांपल ऑफ द फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड्स, दे मे बी ऑफ सम हर्बिसाइड्स दैट आर बोथ सोइल एक्टिव एंड फोलिएज एक्टिव। देखो कुछ ये तो ऊपर वाले तो सिर्फ और सिर्फ क्या थे? लीफ को जलाने वाले, फोलिएज एक्टिव। और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों एक्टिव होते हैं, सोइल और फोलिएज दोनों में अप्लाई किए जा सकते हैं। ऐसे भी हैं, 2,4-D हो गया, पिक्लोराइम हो गया और एट्राजाइन हो गया। ठीक है भाई, ये दोनों जगह ही अप्लाई किए जा सकते हैं। कौन कौन से? एट्राजाइन हो गया, 2,4-D हो गया और पिक्लोराम हो गया। ये दोनों ही जगह पत्तों पे भी और सॉइल में भी दोनों जगह यूज किए जा सकते हैं। और इसके अब फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड्स से इसके टाइप भी आने वाले हैं, वो देख लो। टाइप ऑफ फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड्स, इसके जो टाइप है उनमें क्या क्या है देख लेना। अरे बैक पे चला गया, देखिए
तो इसके जो एग्जांपल है टाइप ऑफ फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड्स, इसमें सबसे पहले आता है ब्लैंकेट एप्लीकेशन। ब्लैंकेट का मतलब होता है पूरे जो फील्ड के ऊपर हम स्प्रे कर देंगे हर्बिसाइड को पूरे फील्ड के ऊपर, और उसको ब्लैंकेट मतलब कवर कर देते हैं एक तरह से हर्बिसाइड से, इसको ब्लैंकेट एप्लीकेशन कहते हैं। डायरेक्टेड स्प्रेइंग का मतलब क्या है सर? डायरेक्टेड का मतलब जहां जहां पे मान लो पूरे खेत में कहीं 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 जहां जहां हमें नजर आया भी यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, वहां वहां सेलेक्ट करके हमने डायरेक्ट स्प्रे उन वीड के ऊपर ही किया तो उसको डायरेक्टेड स्प्रे कहते हैं। और स्पॉट ट्रीटमेंट का मतलब होता है बहुत ही कहीं 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 स्पॉट्स में, वो खेत के इस कोने में फिर उस कोने में फैला हुआ है क्या हर्बिसाइड्स, और उनके नहीं वीड फैली हुई है और उनके ऊपर हमने क्या डाल दिया हर्बिसाइड स्पॉट्स के रूप में डाल दिया तो उसको स्पॉट ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है भाई। प्रोटेक्टेड स्प्रेइंग क्या होता है सर? प्रोटेक्टेड स्प्रेइंग वो होता है सर, बहुत सी बार हमें ऐसे हेर्बिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं जो दूसरी फसल को भी जला सकते हैं, परंतु हमें करना उसी का यूज है तो हम क्या करेंगे, दूसरी जो हमारी फसल है जिसके नुकसान ना पहुंचे उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं किसी भी प्लास्टिक पेपर या किसी से कवर करके प्रोटेक्ट करके, और दूसरी जो वीड फालतू के हमारे खेतों में उगे उन पे उसको कवर कर उस पे छिड़क देना क्या कहलाता है? प्रोटेक्टेड स्प्रेइंग। अरे समझ में आया प्रोटेक्टेड स्प्रेइंग? तो ये इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ा, ब्लैंकेट पूरी तरह से कवर करना, डायरेक्टेड स्प्रेइंग का मतलब सिर्फ सेलेक्ट करके उस पे फैलना, और स्पॉट में कहीं कहीं हुए उसके ऊपर, और प्रोटेक्टेड में मतलब फसल को बचा के दूसरे को जलाना, वीड को जलाना, ये कहलाते हैं। 4 टाइप थे फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड्स के। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स का किस टाइम हमें यूज करना चाहिए उसके बेस पे क्लासिफिकेशन आ गया। अब इसको पढ़ लेते हैं, देखो क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो कभी कब यूज करना चाहिए, प्री प्लांट ट्रीटमेंट, मतलब प्लांट को उगाने से पहले, सोइल बेड तैयार करने से पहले ही कुछ हर्बिसाइड्स का यूज करना चाहिए। तो लिखा है हर्बिसाइड मेड टू टाइम बिफोर द क्रॉप सोइंग, सो उगाने से पहले ही कर लेना चाहिए, और इसको प्री प्लांट ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें 2 टाइप के प्री प्लांट ट्रीटमेंट है, जिसमें प्री प्लांट डेसिकेशन है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन ट्रीटमेंट है। डेसिकेशन क्या होता है सर? देखिए वो मेथड जिसमें अप्लाई किया जाता है डिस्ट्रॉय द स्टैंडिंग वेजिटेशन, जो वहां पे फसल सीड बेड तैयार कर रहे हैं ना, सीड बेड प्रिपरेशन से पहले ही, जब हम टिलेज कर रहे होते हैं या जो हमें बीज उगाने से पहले की तैयारियां कर रहे होते हैं ना, उसी दौरान क्या कर देंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे जो भी वीड की वेजिटेशन है वहां उनको खत्म कर देंगे। और इस तरह की एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, प्री प्लांट डेसिकेशन। इसमें पैराक्वेट और ग्लाइफोसेट नाम के 2 हर्बिसाइड्स को यूज किया जाता है सीड को उगाने से पहले ही तैयारी कर दी, और सीड उगाने के दौरान जो किया जाए उसको इनकॉर्पोरेटेड ट्रीटमेंट कहते हैं। के दौरान, जब सीड उगाने वाले हैं उसी टाइम। इन दिस मेथड हेर्बिसाइड आर मिक्स्ड विद द सोइल वीड फ्री सीड बेड टू ऑब्टेन द रेजिडुअल कंट्रोल ऑफ द वीड ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन। क्रॉपिंग सीजन के दौरान जब उसको उगाने वाले होते हैं मिक्स कर दिया जाता है हेर्बिसाइड को मिट्टी में, ताकि वो जो रेजिडुअल हिस्से बचे हुए हैं किसी भी वीड के वो जल जाएं। और इसके जो एग्जांपल है फ्लोरोलेरेलिन, पेंडिमिथेलिन और ट्राइक्लोरेलिन और एल्क्लोर, ये सारे किसमें यूज किए जाते हैं भाई? जो फसल उगाने वाले हैं, सीड को सोइंग करने वाले हैं उस दौरान किया जाता है, इसको कहते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट, मतलब अब उगा तो चुके हैं, उसको सोइंग तो हो चुकी है, उसके बाद जो अंकुरित होने वाला उससे पहले, अंकुरित होने से पहले एट्राजीन इन मेज में किया जाएगा, डायूरॉन कॉटन में किया जाएगा, पेंडिमिथेलिन और ब्यूटाकोलोर का प्री इमरजेंस सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है जो कि वेजिटेबल्स में यूज किए जाएंगे, दालों में यूज किए जाएंगे और मसालों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इमरजेंस मतलब अंकुरित होने से पहले यूज किए जाते हैं। पोस्ट इमरजेंस ट्रीटमेंट मतलब अंकुरित हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है फसल, उसके बाद जब यूज किया जाए उनको कहते हैं पोस्ट इमरजेंस ट्रीटमेंट। पैराक्वेट और डाइक्वेट का इसमें यूज किया जाता है। प्रोपलिन राइस में यूज करते हैं 25 दिन के बाद, और 2,4-D का यूज करते हैं 30 डेज ऑफ द पेडी को उगाने के बाद। आइसोप्रोट्यूरॉन बोथ प्री एंड पोस्ट इमरजेंस इन वीट में पहले भी और बाद में भी यूज किया जाता है आइसोप्रोट्यूरॉन को। ले बाय एप्लीकेशन क्या होता है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स, किसी भी हर्ब्स को डालना है लास्ट कल्टीवेशन इन क्रॉप अब कटने वाली है, तैयार होने वाली, प्रिपेयर हो चुकी है कोई भी खेती हमारी, जैसे कपास की या शुगरकेन की, कॉटन की, उसके बाद अब हम उसको हार्वेस्ट करने वाले हैं, उससे पहले जो लास्ट टाइम क्या डाला जाता है उसमें हर्बिसाइड डाल दिया जाता है रीड्स के अंदर आफ्टर रेजिंग इन, उसको कहते हैं ले बाय एप्लीकेशन। और ये मेनली किस किस में यूज होता है? एक तो कॉटन में, याद रखेंगे, कॉटन में एंड शुगरकेन में, कॉटन और शुगरकेन में इसका मेनली यूज, ले बाय एप्लीकेशन का यूज कॉटन और शुगरकेन में किया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कॉटन और शुगरकेन, तो इसलिए ये याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब थोड़ा थोड़ा रह गया, इसको भी पढ़ते ही चलो।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट प्लांट। टारगेट प्लांट के बेस पे सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव दो प्रकार के हेर्बिसाइड। सिलेक्टिव जो सिलेक्ट करके हमारे कुछ ही को, या तो मोनोकोट को, डाइकोट को, या किसी टाइप के एक पर्टिकुलर को जलाए, वो तो सिलेक्टिव होता है। और जो कोई ना देखे किसी को भी जला दे, वो क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव हेर्बिसाइड्स। देखिए 2,4-D है, ये सिलेक्टिव है। एट्राजाइन हो गया, ईपीटीसी हो गया, ट्राइफ्लोरेनिन हो गया, अल्कलोर हो गया, ब्यूटाक्लोर हो गया, फ्लोरोक्लोरेरिन हो गया, पेंडिमिथाइलिन हो गया। और सिलेक्टिव हेर्बिसाइड्स यूज्ड ऑन द क्रोपलैंड्स यूज किए जाते हैं। नॉन सिलेक्टिव में क्या गया, सिमाजीन हो गया और डायूरोन हो गया। ये दोनों कैसे हैं, नॉन सिलेक्टिव है, जो ये नहीं देखते कि किस तरह की कौन सी फसल है या क्या है सामने, उसको जला देते हैं। नॉन सिलेक्टिव। और सिलेक्टिव है वो सिलेक्ट करके करते हैं इसी काम को। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्शन। एक्शन के बेस पे भाई वो कहां पे अप्लाई करेगा, अपना एक्शन को कहां पे दिखाएगा। देखो दो प्रकार के, एक तो स्पर्श से और एक स्थानांतरण से। स्पर्श से मतलब कॉन्टेक्ट हेर्बिसाइड मतलब स्पर्श शाकनाशी, ट्रांसलोकेटेड मतलब स्थानांतरित शाकनाशी। तो जो कॉन्टेक्ट में मान लो एक प्लांट है और उसमें लीफ है या कोई फूल है या कुछ भी है, उसके इस हिस्से पे डाला गया तो उसी हिस्से को जलाए, उसको कहते हैं कॉन्टेक्ट हेर्बिसाइड्स। इसमें पैराक्वेट, डाइक्वेट, प्रोपेनिन और पेट्रोलियम ऑयल आते हैं। जबकि जो ट्रांसलोकेटेड मान लो किसी भी पार्ट पे डाल दिया गया, उससे ट्रांसलोकेट हो गए, पूरे प्लांट को जला दे, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेटेड हेर्बिसाइड। इसमें ग्लाइकोफोसेट आता है, ग्लाइकोफोसेट। अरे यहां तक याद हो गया क्या सभी को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जरा। नेक्स्ट है रेजिडुअल एंड नॉन रेजिडुअल हेर्बिसाइड। रेजिडुअल का मतलब होता है जिसका इफेक्ट बाद में भी सॉइल के अंदर 3 से 4-5 वीक तक रहे, उसको कहते हैं रेजिडुअल। और नॉन रेजिडुअल जिसका इफेक्ट ना रहे सॉइल के अंदर, नॉन रेजिडुअल। रेजिडुअल के एग्जांपल है 2,4-D और ईपीटीसी। ठीक है, उस टेबल में चार्ट में भी हमने ये सारे पढ़ लिए। नॉन रेजिडुअल हेर्बिसाइड्स के एग्जांपल है पैराक्वेट, डाइक्वेट और एमिट्रोल और डीएसएमए। ठीक है भाई, इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, रेजिडुअल और नॉन रेजिडुअल हेर्बिसाइड्स जो मिट्टी में इफेक्ट अपना रखते हैं और नहीं रखते, उसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम हेर्बिसाइड्स। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो कुछ ही हर्ब्स को जला सके, उसको नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत ज्यादा वाइड रेंज तक जो अपना टाइम इफेक्ट दिखाए और बहुत सारी वीड्स को जला सके, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कुछ हद तक अपना इफेक्ट दिखा पाए। नैरो स्पेक्ट्रम हेर्बिसाइड्स मेटोक्सिरोन, डाइफिनजोक्वेट एंड डाइक्लोफोक are the very successful example of narrow spectrum herbicides. These are weed used against the specific weed like Phalaris minoris और Avena fetua. इनको जलाने में इसका मेनली यूज किया जाता है, नैरो स्पेक्ट्रम की है। जबकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की हेर्बिसाइड्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की हेर्बिसाइड ऑन द अदर हैंड कंट्रोल द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वीड फ्लोरा एट द टाइम। एक ही टाइम में बहुत सारे फ्लोरा को कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आवर हेर्बिसाइड टुडे बिलोंग्स टू दिस ग्रुप ऑफ हेर्बिसाइड सिंस these find the wide separate use in agriculture। देखो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हेर्बिसाइड्स है, इसका यूज मेनली कहां किया जाता होगा, जहां पे फसल पहले नहीं उगी होगी, उसको जितनी भी हर वीड उगी होंगी उनको जलाने में इसका मेनली यूज हो रहा होगा। और फसल के साथ ही वीड को जलाने में तो नैरो स्पेक्ट्रम का ही यूज होता होगा। अरे समझ में आ गया क्या, तुम्हें समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम हमारे अंतिम चरण की तरफ चल रहे हैं लेक्चर के, और इसमें क्या आने वाला, देखिए बहुत सारे हेर्बिसाइड जो सामान्य, उनके सामान्य नाम मतलब लोकल नेम जो उनको जिस नाम से बोला जाता है, व्यापारिक नाम जो उनको मार्केट में क्या नाम से बिक रहा है वो, और कितना प्रतिशत और किस फॉर्म में, वो इमल्सन फॉर्म में है या विटेबल पाउडर फॉर्म में है या वाटर सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है या सस्पेंडेड लिक्विड की फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है वो भी देखा जाएगा। उसका व्यापारिक नाम, उसका मार्केट में क्या नाम है और उसको लोकल नाम से किससे पुकारा जाता है, ये सारे हम बातें करने वाले हैं। तो अब इनकी डिटेल और पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये हमारा जो हेर्बिसाइड्स पे टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे क्वेश्चन आएगा, मैं श्योर कह रहा हूं आएगा ही आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, एल्क्लोर से स्टार्ट करते हैं। एल्क्लोर जो हेर्बिसाइड्स है, इसको जो मार्केट में लेसो नाम से बिकता है और 50% EC का मतलब है यहाँ इमल्सन कंसंट्रेशन। इमल्सन कंसंट्रेशन मतलब लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है। 50% इमल्सन कंसंट्रेशन, 50% का मतलब समझाता हूँ। जैसे 1 लीटर की कोई बोतल है हमारे पास, 1 लीटर की ये बोतल है, 1 लीटर की अगर ये बोतल है ना, तो इसमें से जो 50% है मतलब 500 ml, तो क्या है ये जहर है,
एल्कलोर या लेसो के नाम से जो बिक रहा है ये जहर है, और उसमें बाकी या तो पानी है या कोई ऑयल है या कोई और सॉल्वेंट मिलाया गया है। अरे समझ में आ रहा है? 500 ml तो उसमें क्या है, वाटर या कोई भी सॉल्वेंट है, और 500 ml वो जहर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें अपने फसलों के अंदर डालना है जिससे कि वो वीड को खत्म कर सके। अरे समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एल्कलोर पढ़ा, जिसको लेसो के नाम से बिकता है। 50% इमल्सन कंसंट्रेशन मिलती है। ठीक है भाई, 50% का मतलब है आधा तो उसमें क्या है, जहर, और आधा क्या है, वाटर या कोई भी सॉल्वेंट है। ठीक है। एनिलोफस के नाम से जो मार्केट में बिक रहा है, एनिलोगार्ड के नाम से बिक रहा है। 30% इमल्सन कंसंट्रेशन है, जिसमें मतलब 1 लीटर के अंदर 300 ml ही क्या है, ये जहर मिलता है, बाकी क्या मिलता है, 700 ml वाटर मिलता है, इमल्सन कंसंट्रेशन। ठीक है भाई। एंट्राजीन सर, एंट्राजीन का नाम है एंट्राटॉफ के नाम से बिकता है। 50% विटेबल पाउडर, WP का मतलब विटेबल पाउडर की फॉर्म में, जो पाउडर फॉर्म में मिलता है, फिर उसको पानी में मिला के और उसको स्प्रे कर दिया जाता है किसी भी क्रॉप के अंदर, जिससे कि वो वीड को जला सके। ठीक है भाई। ब्यूटाक्लोर की बातें कर लेते हैं। ब्यूटाक्लोर है, उसको मैक्सेटे के नाम से मार्केट में बिक रहा है। 50% इमल्सन कंसंट्रेशन अब तुम समझ रहे हो, विटेबल पाउडर भी समझ रहे हो। ठीक है। क्लोरोमोजोन को कमांड के नाम से बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर, और 50% इमल्सन कंसंट्रेशन मिलती है इसकी भी। इथोक्सीसल्फ्यूरोन को सनराइज के नाम से मार्केट में बेचते हैं। 15% WG का मतलब सर वाटर सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने के रूप में मिलता है, और उसको 15% ही हिस्सा है, जिसमें से अगर परसेंटेज की बात करें 100 में से 15% हिस्सा इस जहर का है, सनराइज, जो इथोक्सीसल्फ्यूरोन के नाम से बिक रहा है। विटेबल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको वाटर में मिलाया जाता है, फिर वो धीरे धीरे पिघलते हैं और फिर अपना इफेक्ट दिखाते हैं और उसको स्प्रे कर दिया जाता है। ये वाटर सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है सर। फिनोक्सेप्रोपी इथाइलिन विप्स सुपर के नाम से मार्केट में बिक रहा है। 10% इमल्सन कंसंट्रेशन होती है। ओनली 1 लीटर के अंदर 100 ml ही क्या होता है, ये जहर मिलता है। ग्लाइकोफोसेट है, ये ग्लाइसल और राउंडअप के नाम से मार्केट में बिक रहा है, और 41%। एसएल का मतलब सर ये नई चीज आ गई है। एसएल, यहाँ वाटर सोल्यूबल ग्रेन्यूल आया था, ये एसएल का मतलब है सस्पेंडेड लिक्विड जिसको हिला के बाद में मान लो उसमें जो लिक्विड है वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेंगे, उसमें जो ड्रॉप्स है उनको सेकिंग किया जाएगा और फिर उसका यूज किया जाता है। ठीक है। ग्लाइकोफोसेट जो कि ग्लाइसल और राउंडअप के नाम से मार्केट में बिक रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई। इससे आगे अब नेक्स्ट स्लाइड में और भी बहुत सारे एग्जांपल, हाँ सर और भी हैं जिनके नाम दिए गए हैं, हम पढ़ते जाएंगे इनको सभी को। नेक्स्ट है कुछ जो एग्जांपल हमें पढ़ने हैं वो क्या क्या है देख लीजिए। मेटॉल एल्क्लोर के नाम से जो बिक रहा है, ड्यूएल के नाम से मार्केट में बिकता है। 50% इमल्सन कंसंट्रेशन है। इमाजीथेपर है, ये परस्यूट के नाम से मार्केट में बिकता है। 10% इमल्सन कंसंट्रेशन है। ऑक्सीफ्लोरोफिन, ये गोल के नाम से मार्केट में बिक रहा है। 25% इमल्सन कंसंट्रेशन है। ओक्सा डायरिजेल जो कि राफ्ट एससी या टॉप स्टार WG के नाम से बिकता है, और 6% इमल्सन कंसंट्रेशन ये रखता है। पैराक्वेट है, ये ग्रामोक्सोन के नाम से बिकता है। 24% जो सस्पेंडेड लिक्विड की फॉर्म में ये मिलता है। 24% सस्पेंडेड लिक्विड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ये कुछ जो हर्बिसाइड्स हैं इनके नाम हमें याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी हैं जिनके नाम हमें याद रखने पड़ेंगे और किस फॉर्म में कितना % उसका कंसंट्रेशन यूज होता है। पेंडीमिथेलिन स्टोम्प के नाम से बिकता है। 30% इमल्सन कंसंट्रेशन ये रखता है। पेरीट्राई एल्क्लोर रिफिट के नाम से मार्केट में बिक रहा है। 50% इमल्सन कंसंट्रेशन रखता है। पेरिटक्लोर एस जो सोफिट के नाम से मार्केट में बिकता है। 30.7% इमल्सन कंसंट्रेशन रखता है। पैराजो सल्फ्यूरोन इथाइल साथी के नाम से बिकता है मार्केट में। 10% विटेबल पाउडर के फॉर्म में मिलता है। क्विजालोलोफ इथाइलिन ट्रैग्रेस सुपर के नाम से 5% इमल्सन कंसंट्रेशन। 2,4-D जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मार्केट में फेरनॉक्स 1 के नाम से जानते हैं। 80% विटेबल पाउडर होता है, इसका यूज किया जाता है। 2,4-DEE एग्रोडोन के नाम से मार्केट में बिकता है। 48% इमल्सन कंसंट्रेशन रखता है। गुल्फोसिनेट बास्टा के नाम से मार्केट में बिक रहा है। 15% सोल्यूबल लिक्विड की फॉर्म में, सस्पेंडेड लिक्विड की फॉर्म में ये मिलता है। अरे समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को?
नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और बाकी हैं, इनको भी देख ही लीजिए। कुछ एग्जाम्पल बाकी हैं जो हर्बिसाइड्स के हैं। आइसोप्रोटोन है ये, एरिलोन के नाम से मार्केट में बिकता है, 75% विटेबल पाउडर की फॉर्म में मिलता है। प्रोपेनील है ये, स्टेम F34 के नाम से बिकता है और 34% ईसी रखता है, इसीलिए इसका नाम भी 34 है। ईसी का मतलब इमल्सन कंसंट्रेशन रखता है। थायोबिन क्रैप सेट्रन के नाम से बिकता है, 50% इमल्सन कंसंट्रेशन रखता है। ट्राइफ्लोरेलिन टिप टॉप के नाम से मार्केट में बिकता है, 48% इमल्सन कंसंट्रेशन ये रखता है। तो इस तरह से हम लगभग सभी हर्बिसाइड्स को पढ़ चुके हैं, जो हमारे एग्जाम में आने लायक थी वो सारी हो चुकी हैं। कुछ एग्जाम्पल है 2 या 4 ये बचे हैं, इनको भी देख लीजिए। हम कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जो कवर ना हो, एग्जाम में आ जाए गलती से। मेटाक्सिरोन है, डोसेनेक्स के नाम से मार्केट में बिकता है, 80% विटेबल पाउडर है। ऐसे ही मिडसल्फ्यूरोन मिथाइल है, ये एल्ग्रिप के नाम से मार्केट में बिकता है, 20% विटेबल पाउडर है। क्लोरीम्यूरोन या मिडसल्फ्यूरोन मिथाइल एलमिक्स, ये मिक्स किए गए एलमिक्स के नाम से बिकता है, 20% विटेबल पाउडर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब आगे कुछ एग्जांपल बाकी हैं, इनको भी पढ़ लें भाई। ये लास्ट एग्जांपल है, इसको भी पढ़े। लास्ट है क्लोरीम्यूरोन इथाइल, कोलबेन के नाम से मार्केट में बिकता है, 25% विटेबल पाउडर होता है। और इस तरह से हमने लगभग जितने भी केमिकल हर्बिसाइड्स थे वो किस नाम से मार्केट में बिक रहे हैं, उनका सामान्य नाम क्या है और कितना % उसका किस फॉर्म में यूज किया जा रहा है, वो हमने सभी पढ़ लिया है। और शुरुआत में भी हमने बहुत सारे हर्बिसाइड्स को पढ़ा था, किस टाइम उनको अप्लाई किया जाता है, कितना % में अप्लाई किया जाता है, सब पढ़ा हमने। तो इस तरह से हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ है। और इस लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर हमारे एग्जाम में आएगा। और इसके जो PDF नोट्स हैं वो हमें कहाँ पे मिलेंगे भैया? PDF नोट्स हमें मिल जाएंगे कहाँ? टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, उसमें मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। और एक बात और बता दूं तुम्हें, इनको लिखने पे ज्यादा जोर न दें, इनको डाउनलोड करें और वहां से पढ़ें। बार बार पढ़ोगे तो ही हो जाएगा। तुम इसको लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है भाई। तुम इसको रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई भी बुक से करो। मैं ये नहीं कहता पर्टिकुलर कोई एक ही बुक लगाओ, कोई भी मार्केट में बुक मिले उसी से क्वेश्चन करने लग जाया करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट आएगा भाई। और एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे पास टाइम पूरा साल होता तो मैं तुम्हें लिखने का बोलता, हर चीज लिख लिख के करते, परंतु अब लिखने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब मैं ये जो स्लाइड तुम्हारे सामने रख रहा हूँ लास्ट टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये शुरुआत की 2 स्लाइड थी, और इन्हीं से क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इस साल आ जाएगा। तुम इन्हीं को याद कर लेना, अगर कुछ भी ना कर पाओ तो ये 2 जरूर याद कर लेना, शुरुआत की 2 स्लाइड, ये वाली और इससे नेक्स्ट वाली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, खुश रहें।